अब हम स्टडी करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम is fired horizontally with a velocity of 240 meter per second from a gun of mass 1.2 kg. What is the recoil velocity of gun? जैसे कि मैंने इससे पहले वाले पार्ट में आपको डिस्कस किया, what is the recoil velocity of gun, यानी कि जब भी आपको recoil velocity of gun फाइंड आउट करनी है तो आप सीधा सा फॉर्मूला यूज करोगे, कैपिटल V इज इक्वल टू माइनस V स्मॉल v इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये आपको सबसे इजी रहने वाला है। आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो जैसे कि बुक में दिया हुआ है आपके पास, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको परेशान जरूर करेगा। M1 M2 या V1 V2 ये आपको परेशान कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज मत करना, बल्कि आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। इसकी क्लैरिटी मैंने आपको इससे पहले आपको दे दी है। तो बस अब आपको क्या करना है, स्मॉल m आपको पता है मास ऑफ बुलेट स्मॉल m विच इज 10 ग्राम, क्योंकि ये SI में नहीं है हम इसे SI में चेंज करेंगे और आ जाएगा आपके पास 0.01 kg। मास ऑफ गन which is mass of gun which is denoted by capital M which is 1.2 kg। ये SI में ऑलरेडी है, इसे चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। फिर आती है बात आपके पास वेलोसिटी ऑफ बुलेट स्मॉल v एंड वैल्यू इज 240 मीटर पर सेकेंड। अगेन ये वैल्यू आपके पास SI में है तो आपको इसको पढ़ने की जरूरत, चेंज करने की जरूरत नहीं है, और आपको फाइंड आउट करनी है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कैपिटल V आपको फाइंड आउट करना है। सीधा ये फॉर्मूला यूज करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपके पास, V इज इक्वल टू माइनस स्मॉल m 0.01 kg, वेलोसिटी 240 और आपके पास मास ऑफ गन इज 1.2 kg। आपको जस्ट इसे सोल्व करना है। पॉइंट को हटा दीजिए, सबसे पहले पॉइंट को सोल्व कर लेते हैं। ऊपर 10 नीचे 100, तो नीचे ये 0 आपके पास, ये 0 कट जाएंगे और ओवरऑल आपके पास कट के क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ -2 मीटर पर सेकेंड। -2 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ गया रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। मींस जैसे ही आप गन को फायर करोगे, बुलेट आपके पास 10 ग्राम है, गन का मास आपके पास 1.2 kg है। अगर वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपके पास 240 है, तो जिस वेलोसिटी के साथ गन बैकवर्ड जाएगी, यानी कि गन रिकॉइल करेगी, उसे हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, और वो आपके पास होगी मैग्नीट्यूड वाइज 2 मीटर पर सेकेंड। माइनस का साइन इसलिए है क्योंकि गन में बुलेट फॉरवर्ड अगर मूव कर रही है तो गन का मोशन उससे अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो आई होप कि आपको ये कैलकुलेशन, ये सारा पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो जैसे ही आप देख रहे होंगे आपको थोड़ा सा डर लग रहा होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी लेंथी है, लेकिन जैसे ही आप इसे 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन पढ़ोगे आपको बिल्कुल आसान होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या आपके पास, ध्यान से देखिए। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकंड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स राइट and collide head on with an object of mass 1 kg moving in opposite direction with a velocity of 4 meter per second. The two objects travel with a common velocity after the collision and calculate the common velocity. तो ये आपके जो स्टेटमेंट है लेंथी है, प्रॉब्लमेटिक हो सकती है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तब आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ना इन क्वेश्चंस में ये आइडिया हो जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। जब भी दो ऑब्जेक्ट की बात होगी वहां पर आपका 99% लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही आपका चलने वाला है। तो उसके अंदर क्या होंगे, दो ऑब्जेक्ट होंगे, है ना। तो यहां पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसमें से सबसे पहला ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, ये रहा आपके पास एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। ठीक है, इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन टुवर्ड्स राइट साइड में, इसलिए मैंने राइट साइड का एरो लगाया है। एंड कोलाइड हेड ऑन विद एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg। ये क्या करता है, ये एक रास्ते में पड़े हुए
रास्ते में पड़े हुए नहीं कह सकते इसको, 1 kg ऑब्जेक्ट के साथ कोलाइड करता है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। आपको यहां पर यह कंडीशन समझनी है कि अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट राइट साइड में जा रहा है तो सेकंड ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में आ रहा है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आपको ये बात माननी पड़ेगी। उसके बाद होगा क्या, आप समझ सकते हो, दोनों के बीच में कोलिजन होगा, दोनों आपस में कोलाइड कर जाएंगे। जब कोलिजन होगा तो ये कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ अटैच होंगे लाइक दिस, कुछ समय के लिए एक दूसरे के साथ अटैच जरूर होंगे इस तरह से। इसके बाद जो लाइन है वो बहुत मैटर करती है आप लोगों के लिए, और वो लाइन आपके पास क्या है, द टू ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल विद ए कॉमन वेलोसिटी आफ्टर द कोलिजन। यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये दोनों ही ऑब्जेक्ट सेम, कॉमन का मतलब क्या हो गया, सेम वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं। इसका मतलब क्या है, आप ये मानो कि कोलिजन के बाद ये दोनों एक यूनिट बन जाते हैं, और जब ये एक यूनिट बन जाते हैं तो इन दोनों की जो वेलोसिटी है वो सेम हो जाती है। हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं v इज इक्वल टू v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। हम इसे इस तरह से शो भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं। ओके, अब हमें फाइंड आउट करना है दिस कॉमन वेलोसिटी, हमें ये कॉमन वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, क्लियर है बात आपको? चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके रिजल्ट चाहिए, m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2। ये हमारे पास है रिजल्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड। हमें क्या करना है, इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, अपना आंसर फाइंड आउट करना है। यहां पर m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं, तो m1 हो जाएगा 2 kg। ये जो 2 kg आपके पास क्या है m1, और ये जो 3 मीटर पर सेकेंड है इसे मान लेते हैं v1। अब ये जो 1 kg है इसे मान लेते हैं m2, और इस वेलोसिटी को मान लेते हैं u2। ठीक है, और इसके अंदर आपको एक बात और याद रखनी है कि क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी हम नेगेटिव मानेंगे। अगर हम 3 मीटर पर सेकेंड को पॉजिटिव मान रहे हैं तो u2 4 मीटर पर सेकेंड को हमें नेगेटिव मानना पड़ेगा। आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, और यहाँ पर कंडीशन अप्लाई करेंगे v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। तो यहां पर वैल्यू पुट करते हैं, 2 into 3 सिंपल प्लस m2 1 kg वेलोसिटी माइनस 4 m1 v m2 v, और यहां से क्या होगा, यहां से आपका m1 प्लस m2 ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये v आपका कॉमन बाहर आ जाएगा। 6 माइनस 4, तो इसे सॉल्व करना है जस्ट आपको। यहां पर m1 प्लस m2 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया 2 इज इक्वल टू 3v। v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है तो 2/3 0.66 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट जिस वेलोसिटी, जिस कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं वो कॉमन वेलोसिटी हमारे पास है 0.66 मीटर पर सेकेंड। आप इसका स्क्रीनशॉट कंप्लीट ले लीजिए, समझ लीजिए इसके अंदर क्या पॉइंट है, और आपने इनको हमेशा हमेशा नोट करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको क्लियर है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है बिल्कुल वैसे ही हमारा थर्ड क्वेश्चन भी रहने वाला है। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप यहां पर अपनी वीडियो को पॉज करके थर्ड क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके निकाल सकते हो और उसे बाद में मैच कर सकते हो। तो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, आप इतना पढ़ लीजिए, इतना मैं इसे रब करता हूं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे पास है, ए बॉय ऑफ मास 40 kg जंप्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट विद फ्रिक्शनल लेस फील। द मास ऑफ कार्ट इज 3 kg। व्हाट इज हिज वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है एक पिक्चर फॉर्म में इस क्वेश्चन में जो जो दिया हुआ है आपको वो फाइंड आउट करना है। क्या होगा, सपोज करो आपके पास यहाँ पर क्या, आपको एक बॉय दिया हुआ है, ये एक बॉय है, इसका मास है 40 kg, तो हम इसे मान लेते हैं m1। m1 क्यों माना, क्योंकि कार्ट का मास भी है इसीलिए।
तो बॉय ऑफ मास 40 kg जंप विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, और ये u1 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ एक जंप लेता है, और जंप किस पे लेता है? कार्ट व्हील पे। इस तरह से क्या है उसके पास? एक कार्ट व्हील है, जैसे स्केट बोर्ड होता है ना, वैसे ही क्या है, कार्ट व्हील है, यानी कि एक कार्ट है, उसके ऊपर जंप करता है। तो जंप करने से क्या होगा आप समझ सकते हो। लास्ट सिचुएशन आपके पास क्या रहेगी? फाइनली आपके पास क्या रहेगा? फाइनली इस तरह से आपके पास सिस्टम रहने वाला है, यानी कि ये बच्चा इस कार्ट के अंदर रह जाएगा और ये कार्ट घूमेगा। बिल्कुल सिमिलर स्केट बोर्ड पर जैसे बच्चे करते हैं ना, खेलते हैं। स्केट बोर्ड होता है, पहले वो स्टेशनरी होता है, जैसे उसके ऊपर बच्चा जंप करता है तो स्केट बोर्ड भी आगे घूमता चलता है और बच्चा भी उसके साथ साथ उसके ऊपर खड़ा है वो भी मूव करता है। तो बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर आपके पास है। तो कार्ट के लिए हम मास ले लेते हैं m2, इनिशियल वेलोसिटी u2। तो मास तो यहां पर हमें 3 kg दिया हुआ है, ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन u2 मींस वेलोसिटी ऑफ दिस कार्ट बिफोर जंपिंग ऑफ द बॉय, वो क्या रहेगी? आप खुद सोच के बताओ, वो कार्ट व्हील कैसे रहेगा? वो कार्ट व्हील रेस्ट पर रहेगा। रेस्ट पर रहने का मतलब क्या है? वेलोसिटी जीरो, यानी कि इस क्वेश्चन में u2 आपके पास क्या रहेगा? जीरो रहेगा। फाइनली क्या होगा आपके पास? दोनों का मास ऐड हो जाएगा और दोनों के लिए जो वेलोसिटी होगी वो भी सेम होगी, कॉमन होगी, यानी v। ओके, बस अपने फॉर्मूले में, हमारे पास जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं और आंसर आपके पास आ जाएगा। m1 की वैल्यू 40, वेलोसिटी 5, ब्रैकेट क्लोज, 3 इंटू 0, ये 0 ही बन जाएगा। m1 प्लस m2 v, m1 मास 40 प्लस 3 v, तो यहां पर आएगा 200, ये 0, ये 43v। अब क्या करना है? 200 को 43 से डिवाइड करना है। जैसे ही आप v को यानी 200 को 43 से डिवाइड करोगे, अब मुझे इसका आंसर पता है, तो सीधा आंसर आएगा 4.65 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो बच्चा है अलोंग विद द कार्ट व्हील, अलोंग विद द कार्ट मूव करेगा विद वेलोसिटी 4.65 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो यहां पर मैंने आपको 3 क्वेश्चन अलग अलग करवा दिए हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड। हम बहुत सारे न्यूमेरिकल कर चुके हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, ठीक है, मोमेंटम से रिलेटेड, इनर्शिया से रिलेटेड। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आपने इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। फर्स्ट चैप्टर को भी रिवाइज करना है, प्रिपेयर करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से, वर्चुअल क्लास से अपना थर्ड चैप्टर ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वर्चुअल क्लास। आज इस वर्चुअल क्लास में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो वीडियो 2 पार्ट में रहेगी। फर्स्ट पार्ट में आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को हम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर एज्यूम कर लिया है, और वो क्वेश्चन आपके पास है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ये क्वेश्चन आपके पास थ्योरेटिकली भी आ सकता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आएगा ही आएगा, यानी कि उसके चांसेस तो पूरे बन जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये वर्डिंग समझनी पड़ेगी, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इसमें क्या क्या बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें मेनली 3 वर्ड है, एक है रिकॉइल, एक है वेलोसिटी और एक है गन। तो गन आपको क्लियर है, अब रह गए सिर्फ दो में से एक है वेलोसिटी, वेलोसिटी भी आपको पता है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो आपके पास ये है कि रिकॉइल का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको यहाँ समझा दूं रिकॉइल का मतलब क्या होता है। इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। सपोज करो ये मेरे पास गन है, तो ये गन है, गन को हम क्या करते हैं? फायर करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको फायर किया, क्या होता है? बुलेट बाहर निकलती है, यानी कि अगर इस पोजीशन की बात करें तो बुलेट कहां जाएगी? टुवर्ड्स राइट जाएगी। ये बात सबको क्लियर है, सबको पता होती है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जैसे ही बुलेट बाहर जाएगी, टुवर्ड्स राइट जाएगी, ये गन स्लाइटली बैकवर्ड मूव करती है। ठीक है,
और ये जो गन बैकवर्ड मूव करती है जब हम इसे फायर करते हैं, उसी को बोला जाता है रिकॉइल ऑफ गन। और जिस वेलोसिटी के साथ गन रिकॉइल करती है, मींस बैकवर्ड जाती है, उसे बोला जाता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो समझ में आ गया आपको क्या करना है? हमें इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ये पता लगाना है कि जब हम फायर करते हैं तो उसके बाद किस वेलोसिटी के साथ गन बैकवर्ड मूव करती है, मींस गन रिकॉइल करती है। क्लियर होगी बात आपको? अगर क्वेश्चन क्लियर हो जाए ना तो उसका आंसर जो हम करने वाला है वो हमें क्लियर रहता है। अगर क्वेश्चन ही क्लियर ना हो कि हमें करना क्या है, फिर हमें प्रॉब्लम आती है ज्यादा। तो आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बारी आती है इसके आंसर पर। आपको क्या करना है? आपको इतना सारा कुछ लिखना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और स्क्रीनशॉट लेके अब मैं आपको इसकी एक एक लाइन, एक एक वर्डिंग आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? कंसीडर ए गन एंड बुलेट सिस्टम। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको एक गन एज्यूम करनी पड़ेगी, अपने माइंड में एज्यूम कर लीजिए। उसके बाद बिफोर फायरिंग, जब आपने गन को फायर नहीं किया है, बिफोर फायरिंग इट इज एट रेस्ट। इट इज एट रेस्ट का मतलब क्या है? सिस्टम यानी कि गन और बुलेट, गन और बुलेट दोनों ही क्या हैं? रेस्ट पर हैं। और अगर दोनों ही रेस्ट पर हैं तो क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट रहने वाली है। इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझने की कोशिश करो आप। सपोज करो आपके पास इस तरह से ना गन है, ठीक है? ये आपके पास इस तरह से सपोज करें गन है, एक रफ डायग्राम मैंने आपके पास बनाया। तो इस समय फायरिंग नहीं हुई है, यानी कि जो हमारा सिस्टम में कंडीशन लगेगी वो लगेगी फायर की। तो बिफोर फायर जो गन है और जो आपके पास बुलेट है, बोथ आर एट रेस्ट। और रेस्ट में होने की वजह से वेलोसिटीज हो जाएंगी दोनों की जीरो। वेलोसिटीज क्या हो जाएंगी? दोनों की जीरो हो जाएंगी। देखो यहां पर बिफोर फायरिंग इट इज एट रेस्ट एंड द टोटल मोमेंटम इज जीरो। टोटल मोमेंटम मींस टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में दो चीजें हैं, एक है गन और एक है बुलेट। अब दोनों के सिस्टम से क्या बनेगा? टोटल इनिशियल मोमेंटम बनेगा, यानी कि टोटल इनिशियल मोमेंटम फॉर अवर सिस्टम, फॉर अवर दिस केस या फॉर बिफोर फायरिंग इज सेट टू बी जीरो। तो आपको ये बात यहां पर क्लियर होगी है? तो देखो जैसे मैंने यहां पर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, हमारे पास टोटल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिजल्ट क्या है? m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो जो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास है वो रेस्ट में होने की वजह से क्या हो गया? कंप्लीट जीरो हो गया। आपको यहां तक ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं इस बात पर। एट द टाइम ऑफ फायर, जैसे ही फायर होता है, जैसे ही हम गन से फायर करते हैं, द गन एक्सर्ट्स ए फोर्स कैपिटल F ऑन द बुलेट एंड इन टर्न द बुलेट एक्सर्ट्स ए फोर्स माइनस F ऑन द गन। और यहां पर ये जो हमने कंसेप्ट यूज किया है वो कौन सा कंसेप्ट है आपके पास? ये कंसेप्ट आपके पास है न्यूटन थर्ड लॉ। जब भी एक फोर्स लगती है तो उसकी रिएक्शन फोर्स भी जरूर लगती है। तो जब हम फायर करते हैं तो गन एक्सर्ट्स फोर्स ऑन बुलेट, इन रिटर्न द बुलेट एक्सर्ट फोर्स ऑन द गन, और उसी वजह से गन बैकवर्ड मूव करती है। Thus, the net force on the gun bullet system is zero. तो जो टोटल सिस्टम में का जो फोर्स रहेगा वो जीरो रहेगा, ठीक है? एक बात और यहां पर आप नोट कर सकते हो, जो फोर्स है, देखो यहां पर F है तो यहां पर भी F है। इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ साइन वाइज अपोजिट होंगे। यहां पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है? यहां तक आपको बात क्लियर हो गई है। अब इफ द बुलेट ऑफ मास m1, हमने क्या करा? बुलेट के मास को m1 लेट कर लिया है। अगर हमने बुलेट के मास को m1 लेट कर लिया है तो u1 भी क्या होगा? बुलेट से रिलेटेड होगा, v1 भी बुलेट से रिलेटेड होगा। ये बात आपको याद रखनी है। If the bullet of mass m1 comes out of the gun with a velocity of v1, then the gun of mass m2 recoil with the velocity v2 so as to conserve the momentum of the system। बिल्कुल सिस्टम को कंजर्व करने के लिए इस तरह से होगा। अब बस हमने क्या करना है? इस पूरी कंसेप्ट को मैथमेटिकली अप्लाई करना है। तो मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, ये है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का रिजल्ट। हमने इनिशियली, क्योंकि गन फायर से पहले यानी बिफोर फायर रेस्ट पर है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला सारा का सारा पार्ट क्या हो गया? आपका जीरो हो गया। समझ में आ गया जीरो क्यों हुआ है? वेरी गुड। इसके बाद यहां पर ये वाला पार्ट जीरो नहीं होगा, इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर होगी। और यहां पर हमारे लिए मेन क्या है? हमारे लिए मेन है v2। v2 मींस रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। तो रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन ही हमें निकालनी है। सिंपल मैथ को यूज किया, इसे हम लेफ्ट साइड लेके गए हैं विद माइनस साइन।
और v2 को सोल्व करने के लिए इसे m2 से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला ये भी यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला इस रिजल्ट से आया है, इसका मतलब इस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हो। बस आपके 2 स्टेप फालतू होंगे, आपके सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप फालतू होंगे, यानी कि पहले आप ये लिखोगे, फिर इसको 0 करोगे और फिर आप इसमें कन्वर्ट करके वैल्यू को पुट करोगे, या फिर आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया आपको? तो ये था आपके पास रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन से रिलेटेड, ये थ्योरी पार्ट है, ये मैथमेटिकल पार्ट है। अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की कोशिश करो आप, कि इस फॉर्मूले में ना बच्चे मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज रहते हैं। इस फॉर्मूले में बच्चे मैक्सिमम टाइम कंफ्यूज रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को इजी कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को इजी। अब ये फॉर्मूला इजी कैसे होगा, इसको समझने की कोशिश करो। हमारे पास गन है, हमारे पास बुलेट है, मास ऑफ गन। अब क्योंकि गन हैवी होती है इसलिए हम उसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और जो बुलेट होती है वो लाइट वेट होती है इसलिए हम उसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये बात आपको क्लियर होगी है? सेकंड, वेलोसिटीज, और जो इस वेलोसिटी की हम बात कर रहे हैं ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज की हम बात कर रहे हैं, ये बात हमें समझनी पड़ेगी। तो जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन होगी, जिसे हम रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन कहते हैं, क्योंकि वो गन के लिए है तो हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल वी से, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल वी से। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी की हम कोई बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो सारी की सारी जीरो होती है, इसीलिए हम उससे रिलेटेड कोई बात करेंगे ही नहीं। ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट के अंदर सीधा ये वैल्यूज को यूज करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट कंप्लीट 0 हो गया। ये है आपके पास बुलेट के लिए, तो बुलेट के लिए हमने यहां पे लिख दिया, और ये है हमारे पास गन के लिए, तो गन के लिए हमने यहां पे लिख दिया। ठीक है, तो बस अब हमें क्या करना है, कैपिटल वी की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला सिंपल बन जाएगा -mv और डिवाइडेड बाय m, कैपिटल M। तो यहां से ये फॉर्मूला आपको हमेशा हमेशा याद रहेगा। मे बी पॉसिबल आप इस फॉर्मूले के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दो, हो सकता है आप क्या करो, v1 मान लो, इसे रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन को v1 मान के फिर सोल्व कर दो, या फिर आप m1 m2 में गड़बड़ कर दो। क्लियर हो रही है आपको बात? ये तो ऐसी गलतियां बच्चे कर देते हैं अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। हाँ, अच्छे बच्चे नहीं करेंगे, लेकिन जो बच्चे रट्टा मारते हैं ना फॉर्मूले का, वो बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं। तो प्लीज आप गलती मत करना, आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो तो बेटर है, अगर नहीं याद रहता तो आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के अंदर चेंज कर सकते हो। क्लियर है? और एक्चुअल फॉर्मूला तो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही है। ओके, तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एज वेल एज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट इज रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। सेकंड पार्ट में हमारे पास है न्यूमेरिकल, और उस पार्ट में हम करेंगे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल।